साथियों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे शीतोष्ण घास स्थलों में जीवन। चैप्टर 9 शीतोष्ण घास स्थलों में जीवन। जिन स्थानों पर पेड़ ही मुख्य वनस्पति होते हैं उन्हें हम वन कहते हैं। इसी प्रकार जिन प्रदेशों के पादप जीवन में मुख्य प्रमुखतः घास की अधिकता होती है उसे घास स्थल कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर का लगभग 1/4 हिस्सा घास स्थल है। यहाँ पनपने वाले पौधों के प्रकार यहाँ की जलवायु एवं मिट्टी पर निर्भर करते हैं। घास स्थल के निर्माण में जलवायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए आमतौर पर जलवायु के आधार पर विश्व के घास स्थल को दो मुख्य श्रेणियों में बांटा जाता है: शीतोष्ण प्रदेश के घास स्थल एवं उष्णकटिबंधीय प्रदेश के घास स्थल। अब हम देखेंगे प्रेयरी। प्रेयरी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के प्रिएटा से हुई है, जिसका अर्थ है साद्वल। उत्तरी प्रेयरी। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को प्रेयरी कहते हैं। ये समतल मंद ढलान या पहाड़ियों वाले प्रदेश हैं जहां पेड़ कम तथा घास अधिक होती है। वास्तव में यह घास का विशाल क्षेत्र अधिकांश भागों में प्रेयरी वृक्ष रहित है, परंतु निचले मैदानों के निकट नदी घाटियों के साथ साथ यहाँ वन भी पाए जाते हैं। 2 मीटर तक ऊंची घास यहाँ के भूदृश्य की प्रधानता है। वास्तव में यह एक घास का सागर है। प्रेयरी पश्चिम में रॉकी पर्वत एवं पूर्व में ग्रेट लेक से घिरे हुए हैं। उत्तर अमेरिका का मानचित्र देखेंगे अभी हम। आप देखेंगे कि प्रेयरी संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के कुछ भागों तक फैला है। आप चित्र में देख लें। प्रेयरी को आप देख ही रहे हैं कि कहां कहां तक फैला हुआ है। यह प्रेयरी संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के कुछ भागों तक फैले हुए हैं। अमेरिका के प्रेयरी का अपवाहन मिसिसिपी की सहायक नदियां तथा कनाडा के प्रेयरी का अपवाहन सास्केचुआन नदी की सहायक नदियां करती हैं। फिर से हम देखें, अमेरिका एवं कनाडा के कुछ भागों तक फैले हुए हैं प्रेयरी। अमेरिका के प्रेयरी का अपवाहन मिसिसिपी की सहायक नदियां तथा कनाडा के प्रेयरी का अपवाहन सास्केचुआन नदी की सहायक नदियां करती हैं। चित्र में आप देख ही रहे हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के भागों में फैला है प्रेयरी। रॉकी पर्वत आप देख रहे हैं। साल्ट लेक सिटी। उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में ग्रेट बियर झील, ग्रेट स्लेव झील, पीस नदी, अथाबास्कल झील, सास्केचुआन नदी, हडसन की खाड़ी, विनीपेग झील, सुपीरियर झील, हुरन झील, बिस्के की खाड़ी, साल्ट लेक सिटी, बफिन खाड़ी, ये सब उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। क्या आप जानते हैं प्रेयरी के घास के मैदान अमेरिकी मूल निवासी, जिन्हें रेड इंडियन कहा जाता है, का निवास स्थल रहे हैं। वे लोग इस महाद्वीप के वास्तविक निवासी थे। प्रेयरी अन्य आदिवासियों जैसे अपाची, क्रो, क्री तथा पानी के भी निवास स्थल रहे हैं। अब हम देखेंगे जलवायु। नीचे मैक्सिको की खाड़ी, एल सल्वाडोर के बगल ग्वाटेमाला, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा, ये सभी उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं।
आप चित्र में देख रहे हैं उत्तर अमेरिका में प्रेयरी। अब हम पढ़ेंगे जलवायु के बारे में। महाद्वीप के मध्य स्थित होने के कारण यहाँ चरम तापमान वाली महाद्वीपीय जलवायु होती है। शीत ऋतु में तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि शीत ऋतु में कनाडा के विनिपेग में तापमान हिमांक से -20 डिग्री सेल्सियस भी दर्ज किया गया है। शीत ऋतु में यह प्रदेश बर्फ की एक मोटी परत से ढक जाता है। यहाँ वार्षिक वर्षा सामान्य होती है, जो घास के विकास के लिए अनुकूल है। उत्तर दक्षिण अवरोध की अनुपस्थिति में यहाँ चिनूक नामक एक स्थानीय पवन बहती है। क्या आप जानते हैं, चिनूक एक गर्म पवन है जो शीत ऋतु में बहती है तथा कम समय में ही तापमान बढ़ा देती है। तापमान में वृद्धि के कारण बर्फ पिघलने लगती है एवं पशुओं के चरने के लिए चारागाह उपलब्ध हो जाता है। इसके आगे हम देखेंगे वनस्पति जात एवं प्राणी जात। प्रेयरी सामान्यतः पेड़ विहीन होते हैं। जहाँ जल उपलब्ध होता है वहाँ सरपत, विलो, आल्डर एवं पॉपुलर जैसे पेड़ उगते हैं। 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले प्रदेश कृषि के लिए उपयुक्त होते हैं, क्योंकि यहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है। यद्यपि इस क्षेत्र की मुख्य फसल मक्का है, जबकि अन्य दूसरी उगने वाली फसलें आलू, सोयाबीन, कपास एवं अल्फा हैं। जिन क्षेत्रों में वर्षा काफ़ी कम एवं अनिश्चित होती है, वहाँ पैदा होने वाली घास छोटी एवं नुकीली होती है। ये प्रदेश मवेशियों को पालने के लिए उपयुक्त होते हैं। विशाल मवेशी फार्म को रैंच एवं उसकी देखभाल करने वाले को काउबॉय कहते हैं। बाइसन या अमेरिकी भैंस इस प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण पशु है। चित्र में आप देख सकते हैं बाइसन को। बाइसन या अमेरिकी भैंस इस प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण पशु है। निरंतर शिकार के कारण ये पशु लगभग लुप्त हो गए और अब इन्हें सुरक्षित प्रजाति की श्रेणी में रखा जाता है। इन प्रदेशों में पाए जाने वाले अन्य जीव हैं खरगोश, काइयोट, गोफर एवं प्रेरी कुत्ता। चित्र में आप देख सकते हैं कि अपने घोड़ों के साथ काउबॉय। शब्दावली में देखें तो कंबाइन संयंत्र एक मशीन जो बुवाई, जुताई एवं थ्रेसर तीनों का कार्य कर सकती है, उसे हम कंबाइन कहते हैं। लोग, इस प्रदेश के लोग काफ़ी परिश्रमी होते हैं। अपने विपुल प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के लिए उन्होंने प्रौद्योगिकी का सफलतापूर्वक विकास कर लिया है। विश्व के दो सबसे अधिक विकसित देश संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा में यह प्रदेश स्थित है। कृषि की वैज्ञानिक विधियों एवं ट्रैक्टर, हार्वेस्टर तथा कंबाइन के उपयोग से उत्तरी अमेरिका सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक बन गया है। गेहूं के अत्यधिक उत्पादन के कारण प्रेरी को विश्व का धान्यागार भी कहते हैं। दुग्धोत्पादन एक अन्य प्रमुख उद्योग है। डेयरी क्षेत्र ग्रेट लेक से पूर्व में अटलांटिक तट तक फैला हुआ है। दुग्धोत्पादन एवं व्यापक स्तर पर कृषि दोनों खाद्य प्रक्रमण उद्योग को बढ़ावा दे रहे हैं। कोयला एवं लोहा जैसे खनिज पदार्थों के विशाल भंडार तथा सड़क, रेल एवं नहर की समुचित व्यवस्था के कारण यह क्षेत्र विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश बन गया है। क्या आप जानते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेयरी में प्रमुख नगर शिकागो, मिनियापोलिस, इंडियानापोलिस, कनसास एवं डेनवर है। फिर से देख लें हम, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेयरी में प्रमुख नगर शिकागो, मिनियापोलिस, इंडियानापोलिस,
कनसास एवं डेनवर हैं। कनाडा के प्रेरी के प्रमुख नगर एंड एडमोंटन एडमोंटन सैस्काटून, कैलगरी एवं विनिपेग हैं। फिर से हम देख लें कनाडा के प्रेरी के प्रमुख नगर एडमोंटन, सैस्काटून, कैलगरी एवं विनिपेग हैं। दुग्ध उत्पादन एक अन्य प्रमुख उद्योग है। डेयरी क्षेत्र ग्रेट लेक से पूर्व में अटलांटिक तट तक फैला हुआ है। दुग्ध उत्पादन एवं व्यापार व्यापक स्तर पर कृषि दोनों खाद्य प्रक्रमण उद्योग को बढ़ावा दे रहे हैं। कोयला एवं लोहा जैसे खनिज पदार्थ विशाल भंडार तक तथा सड़क, रेल एवं नहर की समुचित व्यवस्था के कारण यह क्षेत्र विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश बन गया। इसके आगे हम देखेंगे वेल्ड। दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल को वेल्ड कहते हैं। वेल्ड 600 मीटर से 1100 मीटर तक की विभिन्न ऊंचाइयों वाले उर्मिल पठार होते हैं। यह ड्रैकेसबर्ग पर्वतों से घिरा है। इसके पश्चिम में कालाहारी रेगिस्तान स्थित है। इसके उत्तर पूर्व में उच्च वेल्ड स्थित है, जिसकी ऊंचाई कुछ स्थानों पर 1600 मीटर से भी अधिक है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए। वेल्ड से घिरे देशों के नाम बताइए। ऑरेंज एवं लिम्पोपो नदी की सहायक नदियां इस प्रदेश को सिंचित करती हैं। चित्र में आप देख ही रहे हैं अफ्रीका महाद्वीप, और अफ्रीका महाद्वीप में स्थित वेल्ड के मैदान यानी ऐसे वेल्ड यानी ऐसे घास स्थल। अब आप देख रहे हैं लिम्पोपो नदी ड्रैंकेसबर्ग, जोहान्सबर्ग, प्रिटोरिया, किम्बरले, ऑरेंज नदी और लिम्पोपो नदी, ये सभी वेल्ड के मैदान यहाँ पर स्थित हैं। वेल्ड से घिरे देशों के नाम बताइए। ऑरेंज एवं लिम्पोपो नदी की सहायक नदियाँ इस प्रकार सिंचित करती हैं। तो वेल्ड हमारा दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। आओ कुछ करके सीखें। किसी न किसी प्रकार की घास पृथ्वी के धरातल पर लगभग सभी जगह पाई जाती है। उन स्थानों के नाम बताइए जहां आपने घास को उगते देखा है। उदाहरण के लिए लॉन, क्रिकेट के मैदान, पार्श्व मार्ग की दरारों इत्यादि। आओ कुछ करके सीखें। वेल्ड दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। जब वेल्ड में ग्रीष्म ऋतु होती है तो उस समय प्रेरी में कौन सी ऋतु होगी? अब हम देखेंगे जलवायु। हिंद महासागर के प्रभाव के कारण वेल्ड की जलवायु नम होती है। शीत ऋतु ठंडी एवं शुष्क होती है। इस दौरान तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है एवं जुलाई सबसे अधिक ठंडा महीना होता है। ग्रीष्म ऋतु अल्पकालिक एवं गर्म होती है। ग्रीष्म ऋतु में जोहान्सबर्ग का तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाता है। इसके आगे हम देखें तो वेल्ड क्षेत्र में वर्षा नवंबर से फरवरी के बीच ग्रीष्मकालीन महीनों में होती है। यह वेल्ड के तटों पर गर्म महासागरीय जलधारा प्रवाहित होने के कारण होता है। यदि शीत ऋतु में जून से अगस्त तक के महीनों में वर्षा कम होती है तो यह क्षेत्र सूखाग्रस्त हो सकता है। वनस्पति जात एवं प्राणी जात, यहाँ वनस्पति विरल है। अधिकतर स्थल घास से ढके रहते हैं। लाल घास वेल्ड की झाड़ियों में पैदा होती है। लाल घास वेल्ड की झाड़ियों में पैदा होती है। बबूल एवं मारूला ऊंचे हुए वेल्ड में उगते देखे गए हैं। वेल्ड के प्रमुख जानवर शेर, तेंदुआ, चीता एवं
कुडू है। चित्र में आप देख रहे हैं तेंदुआ। निवासी वेल्ड पशुपालन एवं खनन के लिए प्रसिद्ध है। वेल्ड की मिट्टी अधिक उपजाऊ नहीं होती। यद्यपि यहाँ उपजाऊ भूमि है, वहाँ फसल उगाई जाती है। मक्का, गेहूँ, ज्वार, अखरोट एवं आलू यहाँ की मुख्य फसलें हैं। तंबाकू, गन्ना एवं कपास जैसी नगदी फसलें भी यहाँ उगाई जाती हैं। भेड़ पालन यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। भेड़ मुख्यतः ऊन के लिए पाली जाती है तथा इससे वेल्ड में ऊनी उद्योग विकसित हुआ है। मेरिनो भेड़ एक लोकप्रिय प्रजाति है तथा दुग्ध उत्पादन यहाँ का दूसरा महत्वपूर्ण व्यवसाय है। पशुपालन गर्म एवं नम प्रदेशों में किया जाता है एवं मक्खन, चीज जैसे दुग्ध पदार्थों का उत्पादन घरेलू उपयोग एवं निर्यात के लिए किया जाता है। वेल्ड में खनिजों का प्रचुर भंडार है। जिन स्थानों पर लोहा एवं कोयला उपलब्ध है, वहाँ लोहा एवं इस्पात उद्योग विकसित हो गया है। सोना एवं हीरे का खनन इस प्रदेश के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। जोहान्सबर्ग को विश्व की स्वर्ण राजधानी भी कहा जाता है। किम्बरले हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। हीरा एवं सोना हीरा एवं सोने के खनन के कारण दक्षिण अफ्रीका तथा ब्रिटेन के बीच व्यापारिक संबंध स्थापित हुए एवं धीरे धीरे दक्षिण अफ्रीका ब्रिटेन का उपनिवेश बन गया। इस प्रचुर खनिज संपदा वाले प्रदेश में यातायात सुविकसित व्यवस्था है। तो आज हमने पढ़ा किसके किसके बारे में? घास के मैदानों के बारे में, जिसमें वेल्ड के बारे में पढ़ा जो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, अफ्रीकी महाद्वीप के अंतर्गत आता है। और वनस्पत जात एवं प्राणी जात के बारे में पढ़ा, जलवायु के बारे में पढ़ा, प्रेरी और वेल्ड के बारे में। तो प्रेरी की जलवायु कैसे क्या होती है, वहाँ के लोग कैसे निवास करते हैं, और वेल्ड के जलवायु कैसी होती है, वहाँ के लोग कैसे निवास करते हैं, और किन जलवायु में वेल्ड का उत्पादन होता है, और कब बारिश न होने पर वेल्ड के यानी घास जम नहीं उगती है। तो इन सब के बारे में हमने पढ़ा। ये थे शीतोष्ण घास स्थलों में जीवन। धन्यवाद। जय हिंद।